Hello everyone and welcome to the chapter number 3 of class 9 science chemistry, that is atoms and molecules. The topics to be covered in this chapter is law of chemical combination, Dalton's atomic theory, modern day symbols of elements, atomic mass, molecule, chemical formula, molecular mass and molar concept. ये सारे topics हम लोग इस chapter में cover करेंगे. In this video we will be studying law of chemical combination and Dalton's atomic theory. तो अभी बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स हर एक ज़माने के साइंटिस्ट ने कैसे कैसे उसको क्लासिफाई किया. ठीक है. अराउंड 500 BC यानी कि 500 BC में एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कन्नड़. महर्षि कन्नड़ ने क्या बोला कि पदार्थ एक चीज़ होती है जो आफ्टर ब्रेकिंग, यानी कि अगर उसको हम लोग पदार्थ को ब्रेक करेंगे, आफ्टर ब्रेकिंग हमें एक ऐसा चीज़ मिलेगा जो परमाणु कहलाएगा. क्या बोलेंगे उसको? परमाणु. यानी कि आफ्टर ब्रेकिंग पदार्थ इनटू स्मॉलर पार्ट्स में अगर हम पदार्थ को डिवाइड करेंगे तो हमें परमाणु मिलेगा जो कि नॉर्मली एग्जिस्ट करता है इन अ कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर. ठीक है. तो परमाणु क्या होगा? परमाणु नॉर्मली एग्जिस्ट normally exist a combined form which gives various forms of matter. अब मैटर क्या होता है ये हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है. ठीक है. पदार्थ आफ्टर ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स गिव्स अस परमाणु. और परमाणु क्या होता है? परमाणु एक ऐसी चीज़ होती है जो एग्जिस्ट करती है कंबाइंड फॉर्म में, यानी कि कंबाइंड फॉर्म में विच गिव्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर. तो अगर परमाणु किसी और के साथ कंबाइन होता है तो वो अलग अलग टाइप्स का मैटर हमें देता है. तो ये किसने बोला था? ये किसने क्लेम किया था? इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड़ ने. ठीक है. नेक्स्ट कौन आए? नेक्स्ट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस आए जो अपना एक थ्योरी दिए. क्या बोला उन्होंने? इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज इंडिविजिबल पार्टिकल एटम्स. यानी कि अगर हम लोग मैटर को फर्दर डिवाइड करेंगे, मैटर को स्मॉल पीसेस में, एक जैसे कि अगर ये हमारा एक मैटर है, इसको हम लोग डिवाइड करते एक ऐसे पॉइंट में आएंगे कि ये और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता. तो उसको, और वो एक इतना छोटा होता है कि वो दिखाई भी नहीं देता और वो फर्दर इंडिविजिबल नहीं होता. इंडिविजिबल मतलब वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता पार्टिकल्स में. तो उसको उन्होंने, डेमोक्रिटस ने क्या बोला? एटम्स. ठीक है. मीनिंग इंडिविजिबल. अब वो बाद में फ्यूचर डिस्कवरी में पता चला कि एटम्स के अंदर भी हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स होता है, जो कि एटम भी फर्दर डिवाइड हो सकते हैं. मगर इस पॉइंट पे डेमोक्रिटस को नहीं पता था कि एटम्स में ये सारी चीज़ें भी होते हैं. ठीक है. तो ये हो गया हमारा इंडियन फिलोसोफर का एटम्स का डिस्क्रिप्शन और ये ग्रीक फिलोसोफर का. नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन. केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? लेट अस सी व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो लॉ होते हैं. सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. अब हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने डिस्कवर किया था? लेवाइजर. और कौन सी ईयर में डिस्कवर किया था? इन द ईयर 1774. सो व्हाट डज दिस लॉ से? लॉ क्या बोलता है? मास इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. यानी कि ना ही कुछ मास क्रिएट होता है और ना ही कुछ मास डिस्ट्रॉय होता है. किस चीज़ में? केमिकल रिएक्शन में. तो अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं. मान लो एक एग्जाम्पल, H2 + O2 हम लोग को क्या देगा? H2O. यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू वाटर. ठीक है. तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो कंपोनेंट्स है इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट. क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट. अब ये दो रिएक्टेंट क्या होगा? मिक्स होके एक चीज़ हमें देगा जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट. ठीक है. तो इस पूरे इक्वेशन को, यही पूरे चीज़ को हम लोग बोलते हैं इट इज़ अ केमिकल इक्वेशन और अ केमिकल रिएक्शन.
ठीक है। रिएक्टेंट से पहले जितना मास था प्रोडक्ट का मास भी उतना ही होगा, यानी कि अगर इसका मास 5 ग्राम है तो प्रोडक्ट भी हमारा 5 ग्राम ही रहेगा। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग ने एक बीकर लिया, ठीक है, और इस बीकर में दो बीकर का प्रोडक्ट, मान लो प्रोडक्ट रिएक्टेंट, ये एक रिएक्टेंट 1 एंड रिएक्टेंट 2, दो चीज़ है, ठीक है, और ये दोनों मिला के मान लो ये 50 ग्राम का है और ये 30 ग्राम का है, तो दोनों मिला के क्या होगा, 80 ग्राम होगा। ये दोनों को हम लोग ने इस बीकर में पोर कर दिया, ठीक है, इस बीकर में पोर कर दिया, बड़े वाले बीकर में ये दोनों का केमिकल्स हम लोग ने एक बीकर में पोर कर दिया, ठीक है। तो ये 50 और 30 ग्राम मिला के 80 ग्राम मिला। तो अब जब हम ये दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें एक नई चीज़ मिलेगी, है ना। तो ये जो नई चीज़ मिलेगी तो वो एक मिला के एक चीज़ रहेगी, तो ये भी हमारा क्या रहेगा, 80 ग्राम का ही रहेगा। जो न्यू प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो क्या रहेगा, 80 ग्राम रहेगा। यानी कि इस साइड जो था ये हमारा रिएक्टेंट था और ये जो हमारा बना रिएक्टेंट को मिक्स करके वो क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट बन गया। ये भी 80 ग्राम था और ये भी 80 ग्राम ही रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि इसमें ना ही कुछ मास क्रिएट हुआ ना ही कुछ डिस्ट्रॉय हुआ, जो जितना था उतना ही है, ठीक है। तो वी कैन से दैट total mass of reactant is equals to total mass of product, yes और no। जितना मास रिएक्टेंट का रहेगा उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट का रहेगा। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रहता है वो रिएक्टेंट रहता है और जो राइट हैंड साइड में हम लोग लिखते हैं वो क्या रहता है, प्रोडक्ट रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग ने सोडियम कार्बोनेट लिया और इथेनोइक एसिड लिया, ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। दोनों को मिक्स करने के बाद वी गेट प्रोडक्ट सोडियम इथेनोएट प्लस CO2 प्लस H2। तो अभी अगर मान लो ये 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट है और 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड है, तो हमें 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट मिलेगा, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। अब हम इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो वी गेट 11.3 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट, एंड अगर ये सब चीज़ को हम लोग ऐड करेंगे तो वी गेट 11.3 ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमारा सेम है, तो वी कैन से टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। Now let us see what is law of constant proportion. The law of constant proportion was given by the scientist Proust in the year 1779. तो law of constant proportion क्या बोलता है? It is noted that many compounds were composed of 2 or more elements and each such compound had the same element in the same proportion irrespective of where the compound came from or who prepared it. इसका मतलब क्या है कि कंपाउंड चाहे कोई भी हो या कहीं, जैसे कि अगर हम लोग एक कंपाउंड ले लिए वाटर, ठीक है, अब वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, H2O है। इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब वाटर चाहे आप कहीं का भी लो, तालाब का लो, समुंदर का लो, नदी का लो, कहीं का भी वाटर लो, तो उसका जो एलिमेंट्स रहेगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा। ऐसे नहीं कि अगर हम लोग सी वाटर लिए तो उसमें कार्बन आ गया, अगर हम लोग रिवर वाटर लिए तो उसमें कुछ और एलिमेंट आ गया, ऐसा नहीं होता। इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, यानी कि कहीं से भी वो आ रहा है लेकिन उसका जो एलिमेंट रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। सच कंपाउंड हैव द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रपोर्शन, और उसका प्रपोर्शन जो रहेगा वो भी सेम ही रहेगा, ठीक है। अभी उसको हम लोग समझेंगे कि क्या प्रपोर्शन क्या होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन H2O होता है और उसका रेशो रहता है 1:8। ये हम लोग ने पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर में 1:8 कैसे आया ये पढ़ा था, मगर फिर भी एक बार हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्या है, H2O इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वाटर का। हाइड्रोजन का जो मास होता है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16 होता है, यस और नो। तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर H2 और 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन। तो 2 हाइड्रोजन यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास इसका 1 करेंगे, और 1 ऑक्सीजन यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे। इसका हम लोग रेशो निकालते हैं। तो 2 1 2, रेशो 1 16 16। तो अगर हम लोग उसको करेंगे 2 1 2, 2 8 16, तो इसका रेशो क्या आएगा, 1:8।
तो इस जो वाटर का जो हमारा प्रपोर्शन रहेगा, वो कहीं का भी वाटर हो, दुनिया में कोई सा भी पानी का मॉलिक्यूल रो लेंगे हम लोग, तो उसका रेशो 1:8 ही आएगा। तो ये क्या बोलता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। फिक्स प्रपोर्शन रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स फ्रॉम वेयर द कंपाउंड इज कमिंग फ्रॉम। सिमिलरली अगर हम लोग CO2 का देखेंगे, तो उस कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ठीक है, CO2 तो 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन, तो 1 × 12, 2 ऑक्सीजन मतलब 2 × 16, तो 1 12 12 और इसका हम लोग रेशो निकालेंगे तो 2 16 32। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 3:8 आएगा। ठीक है, तो ये कार्बन का भी जो फिक्स प्रपोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा 3:8 और वाटर का फिक्स प्रपोर्शन क्या रहेगा 1:8। आई होप आपको ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है, टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड गिव फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो मॉडर्न केमिस्ट्री का जो फाउंडेशन था वो किन्होंने दिया, डाल्टन ने दिया। तो ये क्या किए, ही स्टडीड ओल्ड थियोरीज एंड समराइज्ड एंड गेव हिज ओन थियोरी। तो क्या किए, पुराने ज़माने में जितने भी थियोरीज हमारा डिस्कवर हुआ था वो सब चीज़ को पढ़ के समराइज करके उन्होंने एक अपनी थियोरी दी और वही थियोरी हमारा मॉडर्न केमिस्ट्री कहलाया। और क्या था वो मॉडर्न केमिस्ट्री का फाउंडेशन था। जो किसने दिया था वो फाउंडेशन, डाल्टन जी ने दिया था। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, साइंस के फील्ड को रेवोल्यूशनाइज किया और मॉडर्न केमिस्ट्री का फाउंडेशन तैयार किया। अभी हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है कि वो उन्होंने अपने थ्योरी में क्या क्या चीज़ को डिस्कवर किया और बताया। सबसे पहला है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि मैटर किससे बने होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को जब हम लोग इकट्ठा कलेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, एटम्स कहलाते हैं। ठीक है, लास्ट चैप्टर्स में हम लोग ने मैटर को अच्छी तरीके से पढ़ा था कि मैटर क्या होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स जब एक साथ आते हैं तो वो क्या होता है, मैटर बनता है। और वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली एटम्स होते हैं और वही हमारा पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, सेकेंड, atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। उन्होंने क्या बोला कि एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं और क्रिएट भी नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसमें, केमिकल रिएक्शन में एटम ना ही डिवाइड होते हैं, ना ही क्रिएट होते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। अभी हम लोग ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में देखा था कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसका एग्जाम्पल हम लोग क्या कर देखते हैं कि C+O2 गिव्स अस CO2। अभी कार्बन और ऑक्सीजन मिलके हमें क्या दिया, CO2 दिया है ना। कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड। अभी इसमें कार्बन, हाँ रिएक्टेंट में भी कार्बन है और ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में भी कार्बन है और ऑक्सीजन है। क्या इसमें नया एटम कोई आया, हाइड्रोजन या फिर कोई हाइड्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, इसमें कोई भी नया एटम ऐड नहीं हुआ। तो जो हमारा एटम रिएक्टेंट में था वही हमारा प्रोडक्ट में भी था। कोई भी न्यू एटम क्रिएट इसमें नहीं हुआ, ना ही इसमें कुछ डिस्ट्रॉय हुआ। और एक एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, अगर तो इस क्या बनेगा हमें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CaCO3 को अगर ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट में क्या है, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट में भी हमारा क्या है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है। ठीक है, इसमें भी कैल्शियम ऑक्सीजन कार्बन, इसमें भी कैल्शियम ऑक्सीजन कार्बन। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नया एटम या नया एलिमेंट ऐड हुआ। ठीक है, तो वी कैन से एटम्स कैन नॉट आर इंडिविजिबल, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ना ही इसमें कुछ क्रिएट हो रहा है रिएक्शन में, ना ही कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, नाउ लेट अस सी द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डाल्टन्स पोस्टुलेट्स, that is atoms of given element are identical in mass and chemical properties। mass and chemical properties, for example अगर हम लोग ऑक्सीजन लेंगे
तो अगर वो ऑक्सीजन कोई सा भी एलिमेंट में, कोई सा भी कंपाउंड में प्रेजेंट हो, जैसे CaCO3 हुआ, ये CO2 हुआ, या फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड हुआ, तो कोई जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा जिस भी कंपाउंड में, उसका जो मास रहेगा वो सेम ही रहेगा। जैसे ऑक्सीजन का मास अगर 16 है तो सारे कंपाउंड्स में उसका जो मास रहेगा वो 16 ही रहेगा। ऐसे नहीं कि इसमें 16 है तो किसी और में 17 या 18 रहेगा, मास भी सेम रहेगा और उसका केमिकल प्रॉपर्टी जो रहेगा ऑक्सीजन का वो भी सेम रहेगा। ठीक है। अब फोर्थ क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसका मतलब क्या होता है कि ऑब्वियसली अगर सेम एलिमेंट है तो उसका मास तो सेम रहेगा, मगर डिफरेंट एलिमेंट रहेगा, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, तो इसका भी मास क्या रहेगा, एटॉमिक मास अलग रहेगा। अब एटॉमिक मास अलग है, पूरा एलिमेंट ही अलग है, तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या रहेगा, ये भी डिफरेंट रहेगा। ये था फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। ठीक है। तो ये अभी फिफ्थ हम लोग देखेंगे। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। अभी होल नंबर आपको पता होगा, होल नंबर क्या होता है, जैसे कि 1 2 3 ये सब होल नंबर हो गया। ठीक है। 0.1 0.2 ऐसा नहीं होता। ठीक है। 0.1 0.2 दिस इज नॉट होल नंबर। जो तो होल एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। मान लो H2O है। ठीक है। अब H2O में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा। ठीक है। तो ये होल नंबर है, ऐसा तो नहीं है कि 1.2 हाइड्रोजन है या 0.2 ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं होता। हमेशा जब भी कोई भी कंपाउंड हमारा बनता है तो वो क्या होता है, होल नंबर के फॉर्म में होता है। अगर हम लोग CO2 भी लेंगे तो CO2 में क्या है, 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। ऐसा नहीं है हाफ कार्बन है और हाफ ऑक्सीजन है, ऐसा कभी भी कोई भी कंपाउंड में नहीं होता है। ये किसने बोला था, ये डाल्टन ने बोला था। ये थे हमारे 5 पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब हम लोग द लास्ट पोस्टुलेट देखेंगे, वो हमारा 6th पोस्टुलेट है। 6th पोस्टुलेट्स क्या बोल रहा है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन द गिवन कंपाउंड। अब इसका मतलब क्या होता है, अब इसको वापस से वही एग्जांपल के साथ समझेंगे। H2O, अभी H2O जो वाटर है, ऑब्वियसली काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। इसमें एटम क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो रहेगा ये वाटर में क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ऐसे नहीं कि यहाँ का पानी में, जैसे अगर हम लोग सी वाटर ले लिए तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, अगर रिवर वाटर ले लिए तो उसमें कुछ और है, कार्बन आ गया, ऐसा नहीं होता। जो एटम्स रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और रिलेटिव नंबर यानी कि H2O है तो हाइड्रोजन 2 रहेगा और ऑक्सीजन 1 ही रहेगा, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा गिवन कंपाउंड में। सिमिलरली CO2 भी लेंगे हम लोग, या फिर हम लोग कोई दूसरा कंपाउंड ले लेंगे, NaCl ले लेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड NaCl, जो सोडियम क्लोराइड हम लोग जिसको बोलते हैं, इसमें कितना एटम्स है, एक Na है और एक Cl है। तो एक Na और एक Cl हम लोग कहीं का भी सोडियम क्लोराइड लेंगे, सोडियम क्लोराइड इज बेसिकली द टेबल सॉल्ट, कहीं का भी टेबल सॉल्ट लेंगे हम लोग तो उसका एक ही सोडियम रहेगा और एक ही क्लोरीन रहेगा, उसका नंबर ऑफ एटम्स और रिलेटिव नंबर कांस्टेंट रहेगा। तो ये थे हमारे 6 पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एक बार हम लोग फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्या था, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। सारे मैटर जो होते हैं वो एक स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं और जो वही स्मॉल पार्टिकल्स हमारा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। सेकेंड क्या है, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अगर हम लोग कोई भी चीज़ को रिएक्शन देंगे तो जो रिएक्टेंट में रहेगा वही प्रोडक्ट में रहेगा, ना ही कुछ क्रिएट हो रहा है ना ही कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है। थर्ड क्या था, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो एलिमेंट है, ऑक्सीजन अगर एलिमेंट है तो अगर ऑक्सीजन हम लोग कोई सा भी फॉर्म में लेंगे, ऑक्सीजन 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 कोई भी कंपाउंड में रहेगा तो उसका मास सेम रहेगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम रहेगी। फोर्थ क्या था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंट एटम रहेंगे तो उसका मास भी डिफरेंट रहेगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट रहेगा। फिफ्थ क्या बोल रहा है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो स्मॉल होल नंबर के इसमें वो कंबाइन होते हैं, जैसे कि H2O हो गया तो दो हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये क्या स्मॉल होल नंबर्स है और कंबाइन करके कंपाउंड बनते हैं। लास्ट
of Dalton's postulates the relative number and kinds of atoms are constant in given compound. तो atoms और जो मतलब एटम रहेंगे और जो नंबर रहेगा रिलेटिव नंबर वो हर कंपाउंड में, मतलब वाटर अगर हम लोग लेंगे तो जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स है उसमें सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। Now let us see what are the drawbacks of Dalton's atomic theory. Obviously अगर वो डाल्टन जी ने अपना postulates दिया था, कुछ वो theory दिया था, तो उसमें बहुत सारे limitations थे और drawbacks थे। ठीक है, drawback मतलब ऐसी चीज़ें जो उन्होंने बोली लेकिन वो सही नहीं थी। ठीक है, तो वो drawback अभी हम लोग देखने वाले। सबसे पहले one of the major drawbacks was atomic theory of matter is that atoms can be further divided into smaller particles। अब इसका मतलब क्या है, उन्होंने क्या बोला था कि एटम्स सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये फ्यूचर डिस्कवरी में ये पता चला कि एटम्स को भी हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। और वो स्मॉलर पार्टिकल्स क्या थे, एटम्स में क्या क्या प्रेजेंट थे, स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये सारे चीज़ें एटम्स में थी जो फर्दर डिवाइड हो सकती है। ठीक है, तो एटम्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के ही एक एटम हमारा बनता है। जो डाल्टन ने बोला था कि एटम नहीं डिवाइड हो सकते, लेकिन उसका लिमिटेशन ये एक था। सेकेंड क्या लिमिटेशन था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सेज दैट ऑल द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव एग्जैक्टली द सेम मास। ठीक है, ये डाल्टन ने बोला था कि Dalton's atomic theory says that all the atoms of an element have exactly the same mass. मगर it is however known that atoms of the same element can have slightly different masses. लेकिन फ्यूचर डिस्कवरी में क्या पता चला कि सेम एलिमेंट का मास भी थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो कार्बन का एटॉमिक मास 13 भी हो सकता है, कार्बन का एटॉमिक मास 14 भी हो सकता है। और ये जो स्लाइटली डिफरेंट मासेस थे सेम एलिमेंट के, इसको फ्यूचर डिस्कवरी में बोला गया आइसोटोप्स बोलते हैं। ये हम लोग फ्यूचर चैप्टर में पढ़ेंगे, 4th चैप्टर में पढ़ेंगे आइसोटोप्स क्या होता है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इसका ड्रॉबैक ये था कि सेम एलिमेंट के भी दूसरे मासेस हो सकते हैं जिसको आइसोटोप्स बोला जाता है। ठीक है, थर्ड ड्रॉबैक क्या है हमारा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सेड दैट atoms of different elements have different masses। ठीक है, ये हम लोग को डाल्टन ने बोला था कि डाल्टन थ्योरी क्या बोला था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, ये भी हम लोग अभी पढ़े थे। लेकिन ये साबित हुआ जैसे कि पोटेशियम और कैल्शियम है, ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स है, लेकिन इसका मास तो 40-40 है, इसका भी 40 है और इसका भी 40 है। तो ये क्या हो गया, ये तो डाल्टन का ड्रॉबैक हो गया। तो यही हम लोग बोल सकते हैं कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम मासेस, और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। आइसोबार क्या होता है, टू डिफरेंट एलिमेंट विथ सेम एटॉमिक मास, इसको क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। ये भी एक लिमिटेशंस था या फिर ड्रॉबैक था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया डाल्टन्स का पोस्टुलेट्स और डाल्टन का ड्रॉबैक। अब इसको एक बार हम लोग फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था, एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सेकेंड, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या बोला था कि एटम्स ऑफ एलिमेंट हैव सेम मास, लेकिन ऐसा नहीं था। एटम्स जो रहते हैं सेम एलिमेंट के भी डिफरेंट मासेस होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स, जो अभी हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। थर्ड क्या था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट मास होता है, लेकिन ऐसा नहीं था। डिफरेंट जैसे कि पोटाशियम और कैल्शियम में देखा गया है तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स, लेकिन इसका मासेस क्या है, सेम है। 40 इसका भी एटॉमिक मास है, 40 इसका भी एटॉमिक मास है। और ऐसे चीज़ों को क्या बोलते हैं, जिसका एलिमेंट दूसरा रहता है, मास सेम रहता है, उसको हम लोग आइसोबार्स बोलते हैं। ठीक है,
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस देखा, उसके अंदर में 3 लॉ थे, फिर हम लोग ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखा और उसका ड्रॉबैक देखा।